हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है परितंत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये बीएससी थर्ड ईयर की टॉपिक है और थर्ड पार्ट है अपनी वीडियो का। इससे पहले अपन दो पार्ट बना चुके हैं। पहली वीडियो में हमने पढ़ा आपके जनरल इंट्रोडक्शन इकोसिस्टम के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा इकोसिस्टम के टाइप्स यानी प्रकार कौन कौन से हैं, और आज की हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें अपन परितंत्र की संरचना के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोज़ को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए हम बात करते हैं परितंत्र की। तो ओडम नाम के साइंटिस्ट हुए सबसे पहले, जिन्होंने परितंत्र को दो भागों में बांटा, या फिर उन्होंने परितंत्र के दो कंपोनेंट बताए कि परितंत्र दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ये दो फैक्टर होते हैं किसी भी परितंत्र के। उन्होंने बताया सबसे पहले बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे बताए उन्होंने एबायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक कारक, और दूसरे बताए अजैविक कारक। ठीक है, इस दो तरीके के उन्होंने घटक बताए परितंत्र के बारे में। एक एक की हम बात करेंगे। देखिए इस डायग्राम के अंदर हम समझते हैं इकोसिस्टम दो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट को भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, ऑटोट्रॉप्स हेटेरोट्रॉप्स यानी कि समपोषी और विषमपोषी। इसी तरीके से एबायोटिक कंपोनेंट्स को भी तीन पार्ट्स में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेट फैक्टर। देखिए ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये एबायोटिक कंपोनेंट आते हैं इकोसिस्टम के। उसके बाद इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। ठीक है, ये सब आपके इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं और ये एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। इसके अलावा कुछ क्लाइमेट फैक्टर होते हैं जिन्हें हम आपके जलवायुवीय कारक कहते हैं, जैसे कि प्रकाश, जल, ताप, इसके अलावा मृदा। ये सब क्लाइमेट फैक्टर हैं और इनका हम कहें इकोसिस्टम में काफ़ी रोल होता है और ये इकोसिस्टम इन पर निर्भर करता है। आज की हमारी वीडियो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर होने वाली है। एबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि वाटर, सॉइल, टेम्परेचर्स की हम एक एक करके बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। आज हम सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉप्स की, यानी जिसे अपन कहते हैं स्वयंपोषी घटक। ठीक है, स्वयंपोषी घटक के दूसरा नाम है प्रोड्यूसर, जिन्हें हम कहते हैं उत्पादक। अब देखिए इनके अंदर क्या आते हैं, जैसे कि प्लांट यानी पादप, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, उसके अलावा साइनो बैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये सब प्रोड्यूसर कहलाते हैं या फिर ऑटोट्रॉप कहलाते हैं। दूसरी बात, ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वयंपोषी, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, और ये भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वयंपोषी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हम एक इकोसिस्टम बात करें, जैसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं जो ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं, जैसे कि एक्वेटिक प्लांट जो उस जैसे हम बात करें किसी पॉन्ड की, तो उस पॉन्ड में रहने वाले या फिर मिलने वाले जो प्लांट हैं जिन्हें एक्वेटिक प्लांट कहेंगे वो इसका पार्ट होंगे। इसके अलावा एल्गी यानी शैवाल और फाइटोप्लैंक्टन जिसे अपन पादप प्लवक कहते हैं, ये सब उस एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉप्स होंगे या फिर हम कहें प्रोड्यूसर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जिसमें कि हार्बीवोर्स यानी कि शाकीय पादप, और दूसरे होंगे आपके वुडी प्लांट यानी कि आपके वृक्ष जो होंगे, ये सब उस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के आपके ऑटोट्रॉप्स होंगे। ठीक है, शाकीय पादप जिन्हें कहते हैं, जिनमें जो छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, और उनका तना होता है वो हरा होता है। ठीक है, ये ऑटोट्रॉप्स का काम है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, हरित लवक की उपस्थिति में ये सौर ऊर्जा का यूज करते हैं, यानी जो सनलाइट आ रही है उसका यूज करते हैं और उसका प्रयोग करते हुए अकार्बनिक पदार्थों को और कार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। जैसे कि आपके CO2 और H2O को लेके ये सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आपके ग्लूकोज में बदल देते हैं। ठीक है, ग्लूकोज हम जानते हैं एनर्जी का सोर्स है हमारे लिए, और वो एक अकार्बनिक पदार्थ है, और उस ग्लूकोज का उपयोग जो दूसरे जीव हैं वो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से एनर्जी के लिए करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है या फिर ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो हरे पादप हैं या फिर जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन भी स्थापित करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, और दूसरे जीवों को भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और आश्रय स्थल भी ये देते हैं, यानी कि आवास उनके रहने के लिए देते हैं, जैसे कि चिड़िया वगैरह घोंसला बनाकर इन पेड़ पर ही रहते हैं। तो हम देखते हैं इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर इनका काफ़ी मेजर रोल होता है ऑटोट्रॉप्स का। उसके बाद हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स की, यानी कि विषमपोषी। ठीक है,
अब देखिए विषमपोषी की हम बात करें तो समपोषी थे वो अपना भोजन स्वयं बनाए थे, लेकिन विषमपोषी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये कंज्यूमर कहलाते हैं यानी उपभोक्ता कहलाते हैं, और ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूमर कहा जाता है या फिर उपभोक्ता कहा जाता है। और बेसिकली दूसरे जीवों में कौन आते हैं, स्वयं पोषियों पर निर्भर करते हैं। अब देखिए जो आपके हेटरोट्रॉप्स हैं यानी विषमपोषी जो घटक हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है समझने के लिए। एक होते हैं आपके मेजर कंज्यूमर जिन्हें दीर्घ उपभोक्ता कहते हैं, और एक होते हैं आपके माइनर कंज्यूमर जिन्हें हम लघु उपभोक्ता कहते हैं। तो दीर्घ उपभोक्ता को हम चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहला आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। और प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा हर्बीवोरस होते हैं यानी शाकाहारी होते हैं, और ये प्रोड्यूसर फॉर फूड यानी कि ये आपके प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। और उत्पादक हमने इससे पहले पढ़ा कौन से हैं, प्लांट, यानी कि ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट फॉर्म में प्लांट पर निर्भर करेंगे, इसलिए इन्हें अपन प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं आपकी बकरी यानी गोट, रैबिट, खरगोश और डियर, हिरन। ये सब आप सब जानते हैं, ये घास वगैरह खाते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम्पल है आपका टिड्डा। ठीक है, टिड्डे भी प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से दूसरे आते हैं हमारे सामने सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, और ये प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए या फिर एनर्जी के लिए, और ये कार्निवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स हो रहे थे, लेकिन ये क्या होते हैं, ये कार्निवोर्स होते हैं। जिससे एग्जांपल है आपका फ्रॉग, मेंढक, कुत्ता, बिल्ली, ये सब कार्निवोर्स हैं, ये मांसाहारी जीव हैं, और ये प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए या फिर एनर्जी के लिए। इसी तरीके से तीसरे आते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर जिन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर भोजन के लिए डिपेंड करते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं भोजन के लिए, जैसे उदाहरण है आपका स्नेक। आपने हम बात करें फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा, अभी हम आगे वीडियोस में फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर में आपका उदाहरण आता है टिड्डा। ठीक है, हम सब जानते हैं टिड्डा किससे भोजन लेता है, वो प्लांट्स को खाता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में आता है टिड्डे को कौन खाता है, फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग किसे खाता है, टिड्डे को खाता है। यानी टिड्डा क्या हो गया यहाँ पर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, जो कि किस पर निर्भर है, प्लांट्स पर निर्भर है। ठीक है, पादपों पर निर्भर है, पादपों का टिड्डा, टिड्डे का फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाता है, फ्रॉग को खाता है आपका स्नेक यानी कि सांप। सांप किसको खाता है, फ्रॉग को खाता है। और सांप को खाती है कौन, चील या फिर बाज। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर पर आते हैं आपके हायर कंज्यूमर यानी कि शीर्ष उपभोक्ता, और ये कुछ ही फूड चेन में हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि जो फूड वेब या फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला जिसे कहते हैं, उसमें कुछ में ही ये हमें देखने को मिलते हैं। और ये हमेशा भोजन के लिए टर्सरी कंज्यूमर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, टर्सरी कंज्यूमर पर निर्भर करते हैं, और ये हमेशा फूड चेन के टॉप में रहते हैं, यानी कि ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं किसी भी फूड चेन में। और ये इनका कोई भी नेचुरल प्रीडेटर्स नहीं है, यानी कि इनका कोई भी हम बात करें नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से कोई इनका शिकार नहीं कर सकता। और इसका उदाहरण है आपका लॉयन या फिर ह्यूमन। आप देखिए लॉयन जो होता है वो जंगल का राजा होता है, कोई भी उसका शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमंस है, ह्यूमंस का भी कोई शिकार नहीं कर सकता। जैसा कि हमने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर में देखा कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं यानी शाकाहारी होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी होते हैं, उसी तरीके से टर्सरी कंज्यूमर भी मांसाहारी होते हैं। लेकिन हायर कंज्यूमर्स में हम बात करें, ये होते मांसाहारी हैं, लेकिन एक और यहाँ पर जो ऐड हो जाता है एनिमल, उसका नाम है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या करता है, सभी ह्यूमंस आपके मांसाहारी नहीं होते और सभी ह्यूमन शाकाहारी नहीं होते, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर एक शब्द लाया गया जिसे कहते हैं यहाँ पर ओमनीवोरस। ठीक है, या फिर ओमनीवोरस। तो ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वहारी, यानी कि मानव कैसा जीव है, मानव एक सर्वहारी जंतु है। ठीक है, जो कि सभी शाकाहारी भी होता है और एज वेल एज वो मांसाहारी भी होता है। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉप्स के हमने दीर्घ उपभोक्ता देखे यानी कि मेजर कंज्यूमर्स देखे। इसके बाद हम आते हैं डिकम्पोजर जिसे हम माइनर उपभोक्ता कहते हैं या फिर माइनर हम कहीं कंज्यूमर कहते हैं। और इनके अंदर कौन आते हैं, सेप्रोफाइट्स आने आती है, सेप्रोफाइट्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी। ठीक है, तो डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक, और इसके अंदर कौन आते हैं, मृतोपजीवी, जैसे कि फंजाई या फिर बैक्टीरिया। ठीक है, अब आपके जो फंजाई और बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर अपना जीवन निर्भर रहता है इनका जीवन। यानी कि जो मृत पदार्थ हैं, जैसे कि आपके मृत कोई पादप है या फिर मृत कोई जंतु है,
और या फिर जो घुलनशील जो पदार्थ है या ऑर्गेनिक मैटर है जो डिके हो रहा है यानी कि खत्म होने जा रहा है, उस पर ये डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। और डिकम्पोजर जो है वो हमारे इकोसिस्टम के लिए एसेंशियल है यानी कि आवश्यक रूप से जरूरी है। और ये किस में हेल्प करते हैं, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स टू बी रीयूज्ड बाय प्लांट, यानी कि जैसे ये क्या करते हैं डिकम्पोजर, किसी भी एनिमल है या कोई प्लांट है वो हम जानते हैं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन से अमीनो एसिड्स मिलते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं और अमीनो एसिड से बनके आपके प्रोटीन का निर्माण होता है और हमारी बॉडी प्रोटीन एक मेजर कंपोनेंट से इससे मिलकर बनी है। तो अब जो नाइट्रोजन हमारी बॉडी के अंदर है उसको प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो ये डिकम्पोजर या फिर सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको प्लांट आसानी से ले सकें। तो हम कह रहे हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग कर रहे हैं जिससे कि वापस से यूज़ कर रहे हैं कौन, प्लांट। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है जिसमें डिकम्पोजर का काफ़ी मेजर रोल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एबायोटिक कंपोनेंट को पढ़ेंगे। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहता हूँ, हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े थे, उनके आंसर्स कुछ स्टूडेंट्स ने दिए हैं और काफ़ी सही आंसर दिए हैं। सबसे पहले हैं अभिशांत कुमार जिन्होंने 5 क्वेश्चन के बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, दूसरे हैं रवि शर्मा जिन्होंने सही आंसर दिए हैं, और एक हमने इंस्टाग्राम पे IGTV पे वीडियो डाली थी उसमें भी एक मेहरान ऑन इंस्टा है, इन्होंने भी सही आंसर दिए हैं। अब हमने क्या देखा है कि अब हम क्वेश्चंस को सीधे कम्युनिटी टैब में डाल देते हैं जिससे कि हम वोट करके आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। यहीं पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।